हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, एकदम ठीक ठाक हूँ। आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। अच्छे से ही पढ़िए और मल्टीपल टाइम रिवीजन करते जाइए। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर को। तो उसमें अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना है। मेरे साथ साथ चलते जाइएगा। एनसीईआरटी मैं कवर कर रहा हूँ लाइन बाय लाइन, तो उसको ध्यान से पढ़िए। तो मैंने जो आप लोगों को अभी तक पढ़ाया है तो उसको अच्छे से ही रिवीजन करिएगा। और बार बार अगर मेरे लेक्चर को देखते हैं, कभी कभी आप लोगों का देखने का मन नहीं कर रहा है समझ के, तो उसको ईयरफोन लगा के सुन भी सकते हैं। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे आज, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन चैप्टर ना। तो पाचन तंत्र, तो मैंने मनुष्य का नॉर्मल मानव का पाचन तंत्र बताया था। कैसे मुख गुहा होती है, उसमें सलाइवरी ग्लैंड होंगी। पहले भोजन का मुख में पाचन होगा, फिर उसके बाद हमारे ये ईसोफेगस से हो फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से ईसोफेगस, और ईसोफेगस से हमारे स्टमक में गया। स्टमक के बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर उसके बाद एन रेक्टम से होते हुए एनस से फीकल मैटर चल निकल जाता है और रिमूव हो जाता है। और उसके बाद जो हमारा मतलब न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, वो हमारे टिश्यूज़ को प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो उसका उपयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इतना भी पढ़ा था कि भोजन का पाचन किस तरीके से होता है। अब हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ थे। हाँ, दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो हेट्रोडोंट, थिकोडोंट और डाइफाइडोंट, ये तीन तो मैंने बताया था आप लोगों को। तो आमाशयी कृषिका में, हाँ, ये हमारा जो अब जब फूड आता है तो जैसे ही आमाशय में जब ओपनिंग करता है ईसोफेगस, तो एक वो उसके द्वारा बंद होता है, अवरोधनी के द्वारा, जिसमें इसे क्या बोला जाता है, हम लोग कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं उससे। ये याद रखिएगा, उससे कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। मुख गुहा जो मुख्य, अब आमाशय, आमाशय जो है हमारा उदर गुहा के ऊपरी बाएं भाग में स्थित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आमाशय को प्रमुख 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जठर, जठर निर्गम, अरे मुझे ये हिंदी समझ नहीं आती, मैं इसमें इंग्लिश में याद किया हूँ कि कार्डियक और फंडस और पाइलोरिक। तो जो फंडस क्षेत्र है, इसका कार्य मुख्य क्षेत्र जठर निर्गम भाग, जिसका छोटी आंत में निकास होता है। छोटी आंत, हाँ। अब हमारा जो जठर निर्गम है इसे क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो जिस प्रकार हमारा स्टमक हो गया आमाशय, तो आमाशय में जब जहाँ से फूड आ रहा है वो वाला जो द्वार है, जब उसमें, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। और जिससे निकलता है जब फूड आमाशय से पचने के बाद पेट से जब छोटी आंत में जाता है, तो वो एक अवरोधनी के द्वारा नियंत्रित होता है, जिसे हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। वो बंद रहता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी भी बोलते हैं उसे। तो इस प्रकार से जठर निर्गम, छोटी आंत, हाँ, जिसका भाग छोटी आंत में निकास होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके 3 भाग होते हैं। सी शेप, सी आकार का सी आकार की ग्रहणी, उसे ड्यूडेनम भी बोलते हैं। कुंडलित मध्य भाग अग्र क्षुद्रांत जुजेनम बोलते हैं। और लंबी कुंडलित इलियम क्षुद्रांत, इसे इलियम भी बोलते हैं। तो मैंने इंग्लिश का नाम ही बता दिया, इसमें आप लोग इंग्लिश में ही याद रखिएगा, जो ज़्यादा आसान पड़ता है। आमाशय का ग्रहणी में निकास जो होता है वो जठर निर्गम अवरोधनी द्वारा ड्यूडेनम में। हाँ, अब जब हमारा आमाशय की लास्ट ओपनिंग और छोटी आंत की जो प्रारंभिक भाग होता है उसे ड्यूडेनम, सी आकार का होता है, उसे ड्यूडेनम बोलते हैं। तो वो उसके अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है, तो उससे हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर या स्फिंक्टर ऑफ ओडी, जठर निर्गम अवरोधनी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी के द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत बड़ी आंत में खुलता है। इलियम जो है वो बड़ी आंत में जाके खुलता है, जो कि अंधनाल, बृहदांत्र और मलाशय से बनी होती है। अंधनाल मतलब इसका याद रखिए, सीकम, कोलोन और रेक्टम। अंधनाल जो हमारा सीकम है, एक छोटा थैला है जिसमें कुछ सहजीवी सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। जो सीकम होता है उसमें हमारे सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, सहजीवी, याद रखिएगा। नीट में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि ऐसा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा भाग है, या लार्ज इंटेस्टाइन का, जहाँ पे सहजीवी सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, तो उसका होगा ड्यूडेनम, नहीं सॉरी, सीकम, सीकम, ड्यूडेनम नहीं, सीकम,
सहजीवी सूक्ष्मजीवी पाए जाते हैं। अंधनाल से एक अंगुली जैसा प्रवर्ध निकलता है जिसे परितोषिका निकास कहते हैं। वही वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो होता है वो हमारे सीकम में ही तो निकला रहता है। अब मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, फिर एक बार भी दिखा दूंगा। जो एक अवशेषी अंग है अंधनाल, जो एक अवशेषी अंग है अंधनाल बड़ी आंत में खुलता है, बड़ी आंत में जो सीकम है। उसके बाद हमारा बड़ी बृहदांत के 4 भागों में, बृहदांत को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। इसका हम लोग कोलोन जो है उसे 4 भागों में, तो उसमें असेंडिंग कोलोन, आरोही, ट्रांसफर कोलोन जो ट्रांसवर्स, तो उसमें अनुप्रस्थ जो है, और फिर डिसेंडिंग अवरोही, फिर उसके बाद सिग्मॉइड कोलोन। अवरोही भाग मलाशय में खुलता है, जो हमारा अवरोही है ये सिग्मॉइड कोलोन में वो खुलता है। जैसे डिसेंडिंग कोलोन जो है वही ना आएगा इधर। फिर जो मलाशय एनस द्वारा बाहर खुलता है, आहार नाल की दीवारों में ग्रसिका से मलाशय तक 4 स्तर होता है। अब हमारा जो आहार नाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें 4 लेयर होते हैं। पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम जो माउथ से स्टार्ट हो रही है हमारे और अंदर मतलब पूरा एनस तक। तो जैसे कि सबसे बाहरी भाग जो बाहर हमारी होती है वो सिरोसा, मास्क्यूलैरिस, सब म्यूकोसा और फिर म्यूकोसा। ये याद रखिएगा, सीक्वेंस में भी याद रखिएगा। जैसे पूछ लेता है बाहर से अंदर की ओर बताइए या जमाइए, या अंदर से बाहर की ओर, तो बाहर से अंदर की ओर सिरोसा, मास्क्यूलैरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। सिरोसा सबसे बाहरी परत है और एक पतली मीजोथीलियम अंतरंग अंगों की उपकला से बना होता है। कुछ संयोजी ऊतकों से अंतरंग उपकला और कुछ संयोजी ऊतकों से बनी होती है। मतलब जो पतली मीजोथीलियम से बनती है हमारी, और कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं संयोजी ऊतक, उनसे हमारा क्या बना होता है, म्यूकोसा। अब म्यूकोसा के बाद हमारी जो आती है दूसरी लेयर वो मस्कुलैरिस है। तो मस्कुलैरिस प्रायः आंतरिक वर्तुल पेशियों और बाह्य अनुदैर्ध्य पेशियों से मिलकर बनी होती है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ऐसे ही पूछ लेगा कि आंतरिक कौन सी पेशी है, तो आंतरिक वर्तुल और बाह्य अनुदैर्ध्य। कुछ भागों में एक तिर्यक पेशी स्तर होता है, कुछ भागों में मतलब तिर्यक भी हो सकता है। फिर उसके बाद सिरोसा हो गया, मास्क्यूलैरिस हो गया। अब सब म्यूकोसा स्तर रुधिर, लसिका व तंत्रिका युक्त मुलायम संयोजी ऊतक की बनी होती है। ये याद रखिएगा। देखिए कैसे कैसे होता है ना। इसमें हमारी रक्त कोशिकाएं पूछ लेगा कौन सी लेयर में होती हैं, तंत्रिकाएं या लसिका वाहिनियाँ, रुधिर वाहिनियाँ, तो ये याद रखने वाली बात है। तो हम लोग सीधे इसका क्या बोलेंगे कि हमारे उसमें सिरोसा, मस्कुलर, सब म्यूकोसा भाग में हमारी रुधिर वाहिनी होती हैं जो तंत्रिकाओं मुलायम संयोजी ऊतक की बनी होती है। ग्रहणी में कुछ ग्रंथियां भी सब म्यूकोसा भाग में पाई जाती हैं। ड्यूडेनम की कुछ ग्लैंड्स भी सब म्यूकोसा भाग में पाई जाती है। आहार नाल की ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत म्यूकोसा होती है। जो म्यूकोसा होती है वो सबसे आंतरिक परत होती है। यह स्तर आमाशय की अनियमित वलन व छोटी आंत में अगुलीनुमा प्रवर्ध बनाते हैं, जिससे कि विली कहते हैं। तो ये छोटी आंत में अगुलीनुमा प्रवर्ध बनाते हैं। अंकुशों के अंकुर जो है विलाई हैं। विलाई की सतह पर स्थित कोशिकाओं से असंख्य सूक्ष्म प्रवर्ध निकलते हैं, जिन्हें हमें क्या बोलते हैं, सूक्ष्म प्रवर्ध, माइक्रो विलाई जो विलाई हैं। और ये क्या करते हैं, जिसमें ब्रश बॉर्डर जैसा लगता है, और यह रूपांतरण सतही क्षेत्रफल को अत्यधिक बढ़ा देता है। जैसे कि माइक्रोविलाईज हैं, और माइक्रोविलाई जो हैं म्यूकोसा में वो क्या काम करते हैं, नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो हमारे माइक्रोविलाई हैं वो सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। वो किस प्रकार से होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ अभी एक तो, कि ऐसे डाइजेशन, हाँ अभी एक डायग्राम भी होगा, पर ऐसे ये माइक्रोविलाई छोटे छोटे पिली के रूप में। तो इसे देखिए सतही क्षेत्रफल बढ़ रहा है ना हमारा, ये यहाँ ये स्पेस, सारी चीज़ें स्पेस बढ़ रही हैं, तो ये सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। अंकुरों के कोशिकाओं का जाल फैला रहता है, अंकुरों की विलाइयों का। अभी अमाशय का देख लीजिए, ये है ना, यही है ये ग्रसिका जो हमारी है, ग्रसिका इसोफेगस। फिर उसके बाद ये हमारा कार्डियक स्फिंक्टर, जठरागम, फिर फंडस भाग, और ये पाइलोरिक, जठर निर्गम पाइलोरिक भाग। और ये हमारा ग्रहणी मतलब छोटी आंत का भाग है, ड्यूडेनम सी शेप जो मैं बोल रहा था। तो स्फिंक्टर कहाँ होता है मैं ये बता दूं आपको।
जो हमारा कार्डियक स्फिंक्टर होता है वो यहाँ पर इसको ओपनिंग पर रखता है, जब फूड आएगा तो वो उसको अंदर लेगा, और जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो यहाँ पे होता है। तो तभी ना बोल रहे हैं सी सेपिंग जो हमारा छोटी आंत का है निकास, उसी को स्फिंक्टर ऑफ ओडी भी बोलते हैं, या फिर पाइलोरिक, इसे इस भाग को यहाँ पे जो होगा, और यहाँ पे कार्डियक। इस तरीके से हमारा ये होता है। अभी आगे भी दिया हुआ है, चारों लेयर का डायग्राम भी दिया हुआ है, तो वो हम लोग समझ लेते हैं। हाँ, ये देखिए हमारा ये स्टिरोसा हो गया। फिर मास्कुलैरिस में बाहरी कैसे होती है, वर्तुल, बाहरी अनुदैर्ध्य, भीतरी वर्तुल। तो फिर सब म्यूकोसा है, फिर म्यूकोसा है, मास्कुलैरिस है, मास्कुलैरिस तो यही होते हैं, पर मैंने इधर लिख भी लिया था सब क्या किस में पाया जाता है, तो ये आपको दिख नहीं रहा होगा, पर सब म्यूकोसा जो होता है उसमें रुधिर कोशिकाएँ पाई जाती हैं। सबका अपना कुछ कुछ यूनिक फीचर है। सीरोसा तो सबसे बाहरी परत है, और म्यूकोसा जो है सबसे अंदर की ल्यूमेन की परत है, उसमें विलाई, ये माइक्रो विलाई आप लोगों को दिख रहे होंगे प्रोजेक्शन निकले हुए। तो देखिए ये हमारे यहाँ पे ये माइक्रोविलाई छोटे छोटे हैं ना, तो ये सतही क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं ना। देखिए अगर ये राउंड शेप होता तो वहाँ पे एरिया कम होता। अगर मैं इसी को ऐसे गोला बना दिया तो यहाँ का ल्यूमेन देखिए कम है ना, पर अगर जब इसी को हम लोग ऐसे कर दिए, ऐसे 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 ऐसे, तो फिर सतह बढ़ जाता है, कॉमन बात है। तो और ये अंकुर को दर्शाते हुए क्षुद्रांत की म्यूकोसा का एक भाग, ये देख लीजिए अंकुर। ये लैक्टियल क्या होता है, ये बीच में जो लैक्टियल हैं और केशिकाएँ हैं, केशिका का जाल ही है, ये हमारे माइक्रोविलाई के अंदर की संरचना है। इसमें धमनी आई हैं, प्रगुहिका आई हैं, सिराएँ आई हैं, एक बड़ी लसिका वाहिनी जिसे लैक्टियल कहते हैं। लैक्टियल क्या है, यही लसिका वाहिनी का डायग्राम दिख रहा है, ये अंकुर लैक्टियल, ये लसिका वाहिनी है, जो कि पूरे बॉडी पार्ट से जो मटेरियल है ना, फ्लूइड वगैरह, फ्लूडी, तो लसिका लिम्फ को ले आएगी, फिर उससे हमारी रुधिर वाली कोशिकाओं को दे देगा, रुधिर वाले कोशिकाओं को। म्यूकोसा की उपकला पर गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं, जो कि स्नेहक के लिए म्यूकस का स्त्राव करती हैं। म्यूकोसा आमाशय भी यहाँ पे लिखा है पर वो गलत है। म्यूकोसा आंत में स्थित अंकुरों के आधारों के बीच क्रिप्ट ऑफ लीबर कुहन भी कुछ ग्रंथियों का निर्माण करती हैं। जो हमारी आंत की म्यूकोसा है उसमें अंकुरों के आधारों पर क्रिप्ट ऑफ लीबर कुहन का ग्रंथियों का निर्माण किया जाता है। सभी चारों परतें आहार नाल के विभिन्न भागों के रूपांतरण को दर्शाती हैं, तो ये समझ सकते हैं। और ये जो हमारी गॉबलेट सेल्स हैं, ये म्यूकोसा की उपकला पर हमारे उसमें पाई जाती हैं, किस में बोलते हैं, आमाशय में, और ये एक कोश की होती हैं गॉबलेट सेल्स, म्यूकोस के स्नेहन का प्रदान करती हैं। अब आपसे पूछ ले क्रिप्ट ऑफ लीबर कुहन कहाँ पाई जाती हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा ना कि हमारी म्यूकोसा जो है वो आंत के अंकुरों के आधारों पर पाई जाती हैं, क्रिप्ट ऑफ लीबर कुहन। और ब्रूनर ग्रंथ अगर पूछा जाएगा, ब्रूनर्स ग्रंथ, तो वो हमारी ड्यूडेनम में पाई जाती हैं। अब पाचन ग्रंथियाँ पढ़ लेते हैं हम लोग। तो पाचन ग्रंथियाँ क्या होती हैं, आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथियाँ, यकृति और अग्नाशय, 3 पाचन ग्रंथियाँ हैं। लार निर्माण करने वाली 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। ये गाल में हमारे निचले जबड़े में तथा जिह्वा के नीचे स्थित होती हैं। इन्हें के नाम मैं बता देता हूँ कि हमारी क्या है, अधोजिह्वा, अधोहनु और उपकर्ण, जो कान के नीचे होगी, और जीभ के नीचे अधोजिह्वा। अधोहनु जो है वो हमारे ये पैलेट में होती है, इधर ऊपर साइड तालू में वहाँ नीचे। और जो कि इन ग्रंथियों से लार हमारी मुख गुहा में पहुँचाया जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वयस्क में भार 1200 से 1500 ग्राम, मतलब 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। यह उदर के मध्य पट के ठीक नीचे स्थित होती हैं, और इनकी 2 पालियाँ होती हैं, 2 लोब होते हैं।
ये जिन्हें कि यकृत पालियाँ कहते हैं। हिपैटिक लोब्यूल जो कि यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं। जैसे पूछ लेगा अगर आपको कि यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो उसमें हमें बताना पड़ेगा कि हिपैटिक लोब्यूल यकृत पालिकाएँ। जिस प्रकार से हमारा जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बोलेगा कि फेफड़े की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, तो उसमें हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई जो होती है हमारी कूपिकाएँ, उसी प्रकार से यहाँ पर हिपैटिक लोब्यूल पाई जाती हैं, जिनके अंदर यकृत कोशिकाएं रज्जु की तरह व्यवस्थित रहती हैं। प्रत्येक पाली में संयोजी ऊतक की एक पतली परत से ढकी होती है। संयोजी ऊतक की प्रत्येक पाली पतली परत से ढकी होती है, जिसे ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। याद रखिएगा, ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। यकृत कोशिकाएं पित्तरस का स्राव करती हैं, जो यकृत नलिकाओं से होते हुए पतली पेशी थैली पित्ताशय में सांद्रित और जमा होता है। मतलब हमारा जो गाल ब्लैडर है उसमें कंसंट्रेशन भी उसका ज़्यादा होता है। मतलब डाइल्यूट से वो किस में जाएगा, हमारा उसे क्या बोलते हैं, मतलब सांद्र होगा डाइल्यूशन से। तो पित्ताशय की नलिका और यकृत की नलिकाएं मिलकर मूल पित्तवाहिनी कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं। मूल पित्तवाहिनी है ना, ये याद रखिएगा। और पित्ताशय नलिका और अग्नाशयी नलिकाएं मिलकर हिपैटो पेनक्रियाटिक वाहिनी बनाती हैं। यकृत अग्नाशयी नलिका जो कि ग्रहणी में खुलता है। तो जो हमारी कॉमन बाइल डक्ट कब होंगी, यकृत वाहिनी, और ये अभी मैं डायग्राम से समझा दूंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। चलो बताते हैं फिर। जो कि ओडी अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होती है। आमाशय ये जे आकार का होता है। जे आकार के ग्रहणी के बीच में स्थित, अग्नाशय था। अग्नाशय जे आकार के ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है, ड्यूडेनम के बीच स्थित, जो कि बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। यही एक हमारे शरीर में ग्रंथि है जो मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं इसे। अग्नाशय जो होता है हमारा पेनक्रियाज होता है, वो बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों काम करता है। मतलब बहिस्त्रावी की तरह जब एंजाइम का स्राव करेगा, और अंतःस्त्रावी कब कहा जाएगा, जब वो किसको रिलीज करता है, हार्मोन्स को। और हमारी लैंगरहंस की दीपिकाएँ होती हैं ना, अल्फा को, इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, ये सब डायबिटीज़ के लिए। बहिस्त्रावी भाग क्षारी अग्नाशयी स्राव निकालता है जिसमें एंजाइम होते हैं, और अंतःस्त्रावी भाग इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव करता है। अब देखिए यहाँ पे हम डायग्राम, पित्ताशय है ये हमारा, ये पित्तवाहिनी है। पित्तवाहिनी मतलब बाइल डक्ट, और ये हमारी यकृत वाहिनियाँ हैं, इसे क्या बोलते हैं, यकृत वाहिनियाँ। और फिर ये जो कॉमन बाइल डक्ट है, ये जो दोनों से मिल के बन रही हैं, अब मैं डायग्राम में यहाँ पे बताता हूँ, इसे हम कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये यहाँ से चली है यहाँ पे, ये कॉमन बाइल डक्ट इसे कहते हैं। और कॉमन बाइल डक्ट मूल पित्तवाहिनी, और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट है। कॉमन बाइल डक्ट आया हमारा यहाँ पर, और ये हमारा पेनक्रियाज है, अग्नाशय। अग्नाशय आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमारा पूरा अग्नाशय है। और यहाँ पर जो ये है अग्नाशयी वाहिनियाँ हैं, अग्नाशयी वाहिनियाँ यहाँ पे खुली हैं, और ये हमारा ग्रहणी है। और जो ये होती हैं, ये अग्नाशय हिपैटोपेनक्रियाटिक दिखा दूँ आपको, ये यकृत अग्नाशयी वाहिनी। ये याद रखिएगा कि जो हमारी दो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी यकृत वाहिनी आई और अग्नाशयी वाहिनी आई, दोनों मिल गई तो कॉमन बाइल डक्ट था, हिपैटिक डक्ट था, तो कॉमन बाइल डक्ट बन गया। पर ये हिपैटो और पेनक्रियाटिक डक्ट, यकृत से जो वाहिनी आई ग्रीन कलर की, और ये हमारी अग्नाशय से मिल गई, तो हिपैटो यकृत और पेनक्रियाटिक पेनक्रियाज अग्नाशय, तो हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट बन गई। ये यहाँ पर ये जो है ये हिपैटो पेनक्रियाटिक है, हिपैटो पेनक्रियाटिक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब भोजन का पाचन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, इसलिए कि बहुत बड़ा लेक्चर हो रहा है। तो बच्चों अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, और चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ करिए। सो थैंक